Hello guys, welcome to our channel Rebirth of Real Soulmate and Affection Part 3. चैप्टर 11 में सिंघानिया मेंशन ही जाऊंगी। थोड़ी देर ऐसे ही राध्या विजय सिंह और सुनैना बात करते रहे। राध्या को ना चाहते हुए भी उनको झेलना पड़ रहा था। थोड़ी देर बाद अभियुक्त भी आ गया। उसने राध्या की तरफ देखते हुए कहा, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें 2 दिन तक यही रहना होगा, पर मैंने उनसे बात की और कन्विंस कर लिया है कि आज तुम घर जा सकती हो, और वैसे भी हमारे घर में सारी सुविधाएं होंगी तो तुम्हें वहां भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सच कह रहे हैं अभियुक्त, यह आपने बिल्कुल ठीक किया। अस्पताल में रहना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, राध्या ने भी खुशी से कहा। सुनैना ने देखा कि राध्या उसके घर पर जा रही है तो उसने फटाक से अभियुक्त और राध्या की तरफ देखते हुए कहा, राध्या तुम ऐसा क्यों नहीं करती हो, हमारे साथ सिंह मेंशन चलो। शादी की अपने दादू से नाराज होने पर तुम घर पर ही नहीं आए, और अब तो तुमने अपनी शादी को दूसरा मौका देने का सोच लिया है, तो अब तुम्हारे दादाजी के साथ भी नाराजगी भी खत्म हो चुकी होगी। यहाँ पर हम सब होंगे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, और हम सिंघानिया मेंशन में तो तुम अकेली पड़ जाओगी। मिस्टर सिंघानिया भी ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ सकता है, और सिंह मेंशन में तो मैं हूँ, रागिनी है, तुम्हारे पापा और तुम्हारी दादू भी है, और तुम्हारी प्यारी सी दाई माँ भी है। थैंक यू मिसेस सिंह फॉर योर कंसर्न, बट मैं कभी राध्या को उसी हालत में छोड़कर कहीं आउट ऑफ टाउन नहीं जाऊंगा, और सिंघानिया मेंशन में भी काका और अम्मा तो है ही, इसलिए राध्या को ना पहले कभी कोई तकलीफ हुई थी नहीं आगे होगी। और वैसे भी अगर पत्नी की तबीयत खराब हो तो पति का फर्ज होता है उसका ध्यान रखना, उसकी देखभाल करना, ना कि ऐसी हालत में उसे अपने मायके भेज देना। अभियुक्त ने रूड होते हुए कहा। उसे सुनैना की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। उसने आगे कहा, अगर आप चाहती है तो राध्या सिंह मेंशन जरूर आएगी, पर ठीक होने के बाद, और अपने दादू के साथ इतने साल बाद अच्छे से समय बिताएगी। मिस्टर सिंघानिया, सुनैना के कहने का यह मतलब नहीं था। वो राध्या की मॉम है ना, इसलिए अपने बेटी की फिक्र हो रही थी उसे। और हम एक काम क्यों नहीं करते, हम डायरेक्टली राध्या से ही पूछ लेते हैं उसे कहाँ पर जाना है, विजय सिंह ने कहा। विजय को अच्छे से समझ आ गया था कि सुनैना का प्लान राध्या को सिंह मेंशन ले जाकर दोबारा से मैनिपुलेट करने का है, इसलिए उन्होंने भी सुनैना का साथ देते हुए कहा। अभियुक्त ने देखा कि विजय सिंह ने यह फैसला राध्या पर छोड़ दिया है, तब उसे लगा कि राध्या अपने मॉम डैड के साथ ही जाना चाहेगी। आखिर वो अपनी नाराजगी और गुस्से के कारण पूरे 4 साल से सिंह मेंशन नहीं गई है, और उसे एक डर भी लग रहा था कि वहां जाकर राध्या पहले की तरह ना हो जाए। आखिर अभियुक्त को सिंह मेंशन में दादू के अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं था। इन 4 साल में वो इन लोगों को बहुत अच्छे से समझ गया था। जब राध्या ने देखा कि सब ने फैसला उस पर छोड़ दिया है, तब उसने सब की तरफ देखकर कहा, ये सच है कि मैं पिछले 4 साल से सिंह मेंशन नहीं आई हूँ, दादू की भी मुझे बहुत याद आ रही है, मैं सिंह मेंशन आऊंगी। ये सुनकर अभियुक्त उदास हो गया, उसकी उम्मीद भी टूट गई, पर जब उसने राध्या की आगे की बात सुनी तो वो खुश हो गया। मैं सिंह मेंशन आऊंगी, पर पूरी तरह से ठीक होने के बाद, और अपने साथ अपने बेटे आराध्य को लेकर भी आऊंगी। आखिर वह भी तो अपनी नानू का घर देखेगा और पहली बार वहां जाएगा जहां उसके बड़े दादू उसका इंतजार कर रहे, पर फिलहाल के लिए अभी तो मैं सिंघानिया मेंशन ही जाऊंगी। ये सुनकर अभियुक्त जहां खुश हो गया, वही सुनैना और विजय का मुंह छोटा हो गया, क्योंकि उनका ये प्लान भी फेल हो गया था। राध्या ने आगे कहा, वैसे भी मैंने अपने बेटे से प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत जल्द घर आऊंगी, वह मेरा बहुत इंतजार कर रहा होगा, और अब मैं अपने बेटे को बिल्कुल भी इंतजार नहीं करवाऊंगी। और अभियुक्त की तरफ देखकर कहा, हमें कब निकलना है, जल्दी से यहाँ से ले चलिए, मुझे जल्दी से घर जाना है। राध्या अब पहले वाली गलती दोबारा से नहीं करने वाली थी। उसे इन लोगों का प्लान अच्छे से समझ में आ रहा था कि उसे को वापस से सिंह मेंशन ले जाकर दोबारा से उसके और अभियुक्त के बीच दूरियां लाना चाहते थे ये लोग। अगर वह सिंह मेंशन जाने के लिए तैयार हो जाती तो अभियुक्त को तो यही लगता कि उसने सिर्फ कहने के लिए अपने रिश्ते को दूसरा मौका दिया था। मैं अभी तुम्हारे डिस्चार्ज पेपर रेडी करवा कर आता हूँ, उसके बाद हम घर जाने के लिए निकलेंगे, अभियुक्त ने कहा, और जाते हुए सुनैना और विजय सिंह के सामने देखकर कहा, नाइस टू मीट यू मिस्टर एंड मिसेस सिंह। यानी कि वह इनडायरेक्ट सुनैना और विजय सिंह को घर जाने के लिए कह चुका था। ये बात सुनैना और विजय से भी अच्छे से समझ चुके थे। उन्होंने भी राध्या की तरफ देखकर कहा, अच्छा चलो बेटा, अब हम भी चलते, आखिर तुम भी घर जा रही हो, तुमसे मिलने आते रहेंगे, ऑफ बाय, टेक केयर। ये कहकर वह दोनों भी चले गए। राध्या इस बार खुशी से सिंघानिया मेंशन जा रही थी। आखिर राध्या के पुनर्जन्म के बाद वह वापस से अपने घर जा रही थी, जहां की हर एक बात को उसने बहुत याद किया था, और सिंघानिया मेंशन की हर एक लोग को भी।
माना कि सिंघानिया मैंशन में राध्या, अव्युक्त और आराध्य ही रहते थे, पर वह काम करने वाले हर एक बॉडीगार्ड और सर्वेंट उसके परिवार की तरह ही था, जो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करते थे और उसकी जरूरत का ख्याल रखते थे। इस पार्ट में इतना ही। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में। आगे के पार्ट में हम देखेंगे सिंघानिया मैंशन की खूबसूरती और मिलेंगे सिंघानिया मैंशन के बाकी लोगों से। और एक बात, मैंने अपनी एक और कहानी शुरू की है जो एक लड़की की कहानी है जिसका प्रोमो नीचे की तरफ है। आध्या एक ऐसी लड़की जो एक हिम्मतवान और साहसी लड़की है, जो अपने जन्म के एक ऐसे रहस्य से अनजान है जिसके बारे में सिर्फ कुछ लोग ही जानते हैं, जो एक मिडिल क्लास घर में पल रही है, सच्ची दोस्ती और सच्चे प्यार में विश्वास करती है, अपने परिवार के लिए किसी भी इंसान से लड़ सकती है, नहीं मरने का डर ना ही मारने का डर। मेरी इस कहानी में आपकी दोस्ती निभाना, सच्चा प्यार, परिवार का प्यार, दिल के रिश्ते सब मिलेगा। चैप्टर 12 सिंघानिया मैंशन। थोड़ी देर बाद अव्युक्त वापस आया और राध्या को देखकर कहा, मैंने तुम्हारा डिस्चार्ज करवा दिया है, अब हम घर चलते हैं। अव्युक्त की बात सुनकर राध्या बेड पर से खड़ी होने लगी। वो धीरे धीरे चल रही थी और देखकर ही पता चल रहा था कि उसे चलने में काफी दिक्कत हो रही है। अव्युक्त ने देखा राध्या को चलने में तकलीफ हो रही है तो उसने राध्या को गोद में उठा लिया और चलने लगा। अव्युक्त के गोद में उठाने पर राध्या ने कुछ भी नहीं कहा, वह बस अव्युक्त की तरफ देखने लगी। कैसे बिना कुछ कहे वह समझ गया कि उसे चलने में दिक्कत हो रही है और बहुत दर्द भी हो रहा है। आखिर अव्युक्त सबसे अच्छा जीवन साथी था और बचपन में सबसे अच्छा दोस्त भी था, जो हमेशा उसके मदद करता था, पर उसे ये भी जानना था कि क्यों वह बिना कुछ कहे उसे छोड़कर चला गया, ऐसा भी क्या हो गया था। अव्युक्त जब गाड़ी तक पहुंचा तब एक बॉडीगार्ड ने डोर खोल दिया। अव्युक्त ने राध्या को अच्छे से गाड़ी में बिठा दिया और खुद जाकर दूसरी तरफ बैठ गया। अव्युक्त के बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी के आगे 4 और पीछे 4 बॉडीगार्ड से भरे हुए गाड़ियां चल रही थी और बीच वाली गाड़ी में अव्युक्त और राध्या की गाड़ी थी। गाड़ी में इस समय खामोशी पसरी हुई थी। राध्या ने पहले अव्युक्त की तरफ देखा और फिर हिम्मत करके उसका हाथ पकड़ लिया। राध्या के हाथ पकड़ने पर अव्युक्त ने उसकी तरफ देखा। अव्युक्त के देखते ही राध्या ने अव्युक्त को कहा, थैंक यू मुझे दूसरा मौका देने के लिए। जैसा कि मैं पहले कहा था, मैं अपने रिश्ते को सुधारने में की जान लगा दूंगी और किसी और की बात में आकर आपकी और मेरे बीच में दूरियां कभी नहीं लाऊंगी, आई प्रॉमिस। अव्युक्त ने राध्या की बात सुनकर कहा, सिर्फ तुम नहीं, हम दोनों इस रिश्ते को एक नए मुकाम पर ले जाएंगे, जिसमें प्यार, केयर और सबसे ज्यादा विश्वास हो। क्योंकि कोई भी रिश्ते में प्यार चाहे जितना भी ज्यादा हो, अगर उस रिश्ते में विश्वास ना हो तो वह रिश्ता ज्यादा देर तक नहीं रहता। इसलिए प्यार से भी ज्यादा जरूरी एक दूसरे पर विश्वास होना जरूरी है, और मुझे तो तुम पर पहले से ही बहुत विश्वास है और जिंदगी पर रहेगा, बस तुम इस विश्वास को बनाए रखना। राध्या ने भी कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो अव्युक्त, मैं हमेशा कोशिश करूंगी आपका विश्वास मुझ पर बना रहे और कभी भी आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगी, ना ही अपना विश्वास आप पर से हटने दूंगी। कुछ देर तक दोनों यूं ही बातें करते रहे और 1 घंटे बाद वह सिंघानिया मैंशन पहुंच गए। सिंघानिया मैंशन मुंबई के सबसे पोज इलाकों में बना हुआ था। यह मैंशन एशिया का सबसे बड़े दूसरे नंबर का घर था, जिसमें सारे फैसिलिटीज थी। यह बाहर से बिल्कुल एक महल की तरह लगता था, लेकिन अंदर सारे मॉडल सुविधा की गई थी। इस मैसेज के अंदर कुल 40 रूम थे विथ अटैच वॉशरूम और बहुत कमरों में बहुत सुंदर बालकनी विधि, और वहां से मैंशन के बाहर पूरा समुद्र दिख रहा था। इस मैंशन में स्पोर्ट एरिया, आर्ट एरिया, प्ले एरिया तरह की कई फैसिलिटी से अवेलेबल थी। इस मैंशन में बहुत बड़ा गार्डन था जिसमें कई देशी विदेशी फ्लावर्स थे। अव्युक्त ने यह मैंशन राध्या की पसंद का बनाया था, जब उसने बचपन में उससे कहा था कि उसे एक ऐसा घर चाहिए। अव्युक्त की का आती ही मैंशन का गेट खुल गया, जो ऑटोमेटिक था। सिंघानिया मैंशन में गेट से 2 किलोमीटर अंदर था यह। बाकी सारा एरिया सिर्फ गार्डन था, जिसमें कई सारे पेड़ पौधे लगे हुई थी। गाड़ी से सबसे पहले अव्युक्त निकला, फिर दूसरे तरफ आकर वापस से राध्या को अपनी गोद में उठा लिया और घर के अंदर की तरफ चलने लगा। इन दोनों के आते ही घर के सारे सर्वेंट मैन हॉल में आ गए। अम्मा ने राध्या की तरफ देखकर कहा, आप कैसे हो मैडम। राध्या को उनके मैडम कहने से बुरा तो लगा, पर यह सब उसने ही किया हुआ था और बाकी सबको भी खुद से कोई रिश्ता जोड़ने से मना किया था। राध्या ने अम्मा की तरफ देखकर कहा, मैं अब ठीक हूँ अम्मा, और प्लीज अम्मा अब आप मुझे मैडम मत कीजिए। पहले मैंने बहुत सारी गलतियां की थी, पर अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, आप मुझे बिटिया ही कहना। फिर बाकी सारे सर्वेंट की तरफ देखकर भी कहा, आप सब भी मुझे मेरी पिछली गलतियों के लिए माफ कर दीजिए। अम्मा और बाकी सभी ये देखकर और सुनकर शौक हो गए, पर उन्हें खुशी भी बहुत हुई। अम्मा ने कहा, आप माफी मत मांगो, हमसे कोई भी आपसे कभी भी नाराज नहीं था,
और हमें आपकी बात का कभी भी बुरा भी नहीं लगा। आप कभी कभी सिर्फ हम पर गुस्सा ही करती थी, पर आपने कभी भी हमारा अपमान नहीं किया। और हम सब समझते थे कि आप किस परिस्थिति से होकर गुजरी है, ऐसी स्थिति में कोई भी लड़की ऐसा ही रिएक्ट करती, इसलिए हम सबको आपसे कोई शिकायत नहीं है। शुक्रिया अम्मा, और बाकी सबको भी थैंक यू मुझसे नाराज ना होने के लिए। और एक बात अम्मा, आप आज से हमें आपके अगर नहीं बल्कि तुम कहकर ही बुलाना, आप मुझसे बड़ी है, राध्या ने भी नम आंखों से कहा। इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई भी उससे नाराज नहीं था, ना ही गुस्सा था। अम्मा ही तो थी जिन्होंने प्रेगनेंसी के समय एक माँ की तरह उसका ख्याल रखा था, और आराध्य को भी उन्होंने ही संभाला था। राघव अम्मा और रामू काका ही बेटा था, उनकी एक और बेटी थी जो बाहर स्टडी के लिए गई हुई थी। अव्युक्त भी उसे एक छोटी बहन की तरह प्यार करता था। राघव और उसका परिवार भी यही रहता था। राघव का एक फ्लैट भी था जो उसने बड़ी मेहनत करके खरीदा था, पर अव्युक्त चाहता था कि वह अपने परिवार के साथ उसके साथ ही रहे, इसलिए वो यही रहता था। राघव के माता पिता अव्युक्त के पेरेंट्स के वहाँ ही काम करते थे, इसलिए राघव और वो बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानते थे। आज के लिए इतना ही, आगे की कहानी अगले पार्ट में। आपको ये कहानी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर आप अपना भी कोई आइडिया और थॉट मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, वह भी मुझे बताएगा। मैं अपनी एक और कहानी लिखनी शुरू की है, वह भी जाकर पढ़िए। राघव से तो आप पहले भी मिल चुके हैं, वह अव्युक्त का बहुत अच्छा दोस्त और पर्सनल असिस्टेंट भी है। चैप्टर 13, आराध्य का चेहरा लाल होना। अव्युक्त ने राध्या की तरफ देखकर कहा, चलो पहले तुम रूम में जाकर फ्रेश हो जाओ। हाँ चलते हैं, राध्या ने कहा। फिर उसने अम्मा से पूछा, अम्मा आराध्य कहाँ है? उसके होते हुए भी यह घर इतना शांत लग रहा है। नहीं तो वह तो इधर से उधर भागता ही रहता है, और नहीं तो यहाँ पर टीवी देखता रहता है। अरे आरू बाबा तो प्ले एरिया में है उनके साथ, मैंने उनको स्नैक भी दे दिया था, अम्मा ने कहा। अच्छा अम्मा, एक सवाल पूछना था आपसे, वो, राध्या ने कहा। सवाल जवाब बाद में कर लेना, हॉस्पिटल से आई हो, पहले फ्रेश हो जाओ, अव्युक्त ने कहा। अरे पर 2 दिन से हॉस्पिटल में थी, बाकी सब से बात करनी है, अकेले अकेले वैसे भी बोर हो जाऊंगी, राध्या ने चिढ़ते हुए कहा। जब डिनर करने आओगी तब बात कर लेना जी भर कर, अभी चलो रूम में, समझी, अव्युक्त ने कहा। राध्या का ये सुनकर मुंह बन गया, उसने कहा, चल रही हूँ मिस्टर खडूस सिंघानिया। खडूस? मैं तुम्हें किस एंगल से खडूस लग रहा हूँ मिसेस सिंघानिया? अरे हॉस्पिटल से आकर फ्रेश होना भी तो जरूरी है। वह तुम्हारा लाडला, जब उसे पता चलेगा कि तुम घर आ चुकी हो तो सबसे पहले तुम ही मिलने आएगा और तुम्हारे साथ ही बैठा रहेगा और बातें करता रहेगा, तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेगा, इसलिए कह रहा हूँ अभी फ्रेश हो जाओ, अव्युक्त ने अपनी आंखें छोटी कर कहा। हाँ हाँ चल रही हूँ, इसमें ऐसे घूरने की क्या जरूरत है, और आप खडूस हूँ इसलिए मैंने आपको खडूस बोला है। बचपन में भी कैसे खडूस बन के घूमते थे, मुझे हमेशा यह मत करो वह मत करो हमेशा टोकते ही रहते थे, राध्या ने भी मुंह बनाकर कहा। हाँ तो बचपन में कितनी मस्ती करती थी तुम, कितनी बार खुद को चोट लगा देती थी, इसलिए मैं हमेशा तुम्हें टोकता था, समझी, अव्युक्त ने भी कहा। इन दोनों की ऐसी नोकझोंक देखकर अम्मा और बाकी सब हंस रहे थे और खुश भी हो रहे थे। आखिर इन दोनों का ये रूप इन लोगों ने पहली बार देखा था। जब उन दोनों ने बाकी सबको खुद पर हंसते हुए देखा तब वह दोनों चुप हो गए। अव्युक्त ने जल्दी से राध्या को गोद में उठाया और उसके रूम की तरफ चल दिया। राध्या और अव्युक्त अलग अलग रूम में ही सोते थे क्योंकि राध्या इस शादी को मानती नहीं थी। आराध्य भी अव्युक्त के साथ उसके रूम में ही सोता था। राध्या ये सब दूरी बहुत जल्द से जल्द मिटाना चाहती थी, पर वह जल्दबाजी भी नहीं करना चाहती थी, वह किसी अच्छे और स्पेशल दिन का इंतजार कर रही थी। अव्युक्त ने राध्या को उसके बेड पर सुला दिया और कहा, तुम थोड़ी देर वेट करो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ और तुम्हारे कपड़े भी निकाल कर जाता हूँ और अम्मा से कहूंगा कि वह तुम्हारी मदद कर दे फ्रेश होने में और कपड़े बदलने में। राध्या ने कहा, मुझे सिर्फ फ्रेश नहीं होना है, मुझे नहाना भी है, 2 दिन से मैंने शावर नहीं लिया है और मुझे बहुत अजीब सा भी लग रहा है और लेजी भी फील कर रही हूँ। नहीं अभी तुम नहीं नहा सकती, तुम्हारी सारी पट्टियाँ गीली हो जाएगी, तुम एक काम करो स्पंज ले लो, अम्मा तुम्हें दे देगी, अव्युक्त ने कहा। अम्मा क्यों, आप मेरे पति हो, आप कर दो, और वैसे भी अपने पति के होते हुए भी यह सारे काम हम अम्मा से क्यों करवाई, सही कहा ना, राध्या ने कहा। पर मैं ये कैसे कर सकता हूँ, आई मीन तुम इनकम्फर्टेबल फील करोगी, और माना कि तुम हमारे रिश्ते को एक मौका देना चाहती हो, पर आई थिंक तुम इतनी जल्दी मेरे साथ कंफर्टेबल भी नहीं होगी, इसलिए मैं अम्मा से कह दूंगा, वो तुम्हारी मदद कर देगी, अव्युक्त ने कहा और वहां से चला गया।
अव्युक्त की यह बात सुनकर राध्या को बहुत गिल्टी फील हुआ। वो उसके बारे में कितना सोचता था, उसकी फिक्र करता था, और उसने क्या किया, किसी और की बातों में आकर उस पर विश्वास नहीं किया। थोड़ी देर बाद अम्मा आए और राध्या की फ्रेश होने में मदद करने लगी। थोड़ी देर में राध्या तैयार हो गई, तभी गेट नॉक हुआ और आराध्या अंदर आया। मम्मा मम्मा आप आ थई, आलू ने आपको बहुत मिस किया, आराध्या ने राध्या की तरफ देखकर कहा। वो बहुत खुश था कि उसकी मम्मी जल्दी से हॉस्पिटल से आ गईं। आराम आओ बेटा, गिर जाओगे, मम्मा ने भी आपको बहुत मिस किया, और मम्मा ने आपसे वादा भी किया था कि वो जल्दी से आपके पास आ जाएगी। देखिए मम्मा आ गई, राध्या ने आराध्या को प्यार से देखते हुए कहा। आराध्या बेड के पास आ गया, पर वो बेड पर चढ़ने लगा। राध्या ने भी उसकी मदद की और उसे गले से लगा लिया। आराध्या ने कहा, मम्मा अब आपको दर्द नहीं हो रहा, डॉक्टर अंकल ने क्या कहा, अब आप ठीक हो, चोट ठीक होने में कितना वक्त लगेगा। आराध्या भले छोटा था, पर वह बहुत स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट था। आखिर राध्या के साथ साथ अव्युक्त के भी जीन्स थे उसमें। राध्या ने कहा, अब आपकी मम्मा ठीक है बेबी, और मम्मा की चोट भी जल्दी ठीक हो जाएगी। फिर मम्मी और उसका बेबी खूब खेलेंगे और आपके डेडा को भी बहुत परेशान करेंगे, ठीक है, कहकर राध्या ने आराध्या के गाल पर किस कर दिया। राध्या के किस करने पर आराध्या के गाल एकदम टमाटर की तरह लाल हो गए। वो ब्लश करने लगा। आखिर उसकी मम्मा ने पहली बार उसे किस किया था। राध्या ने देखा कि आरू ब्लश कर रहा है तो उसे बहुत हंसी आई और आराध्या को चिढ़ाते हुई कहा, ये क्या बेबी, मम्मा के किस करते ही आरू बेबी तो ब्लश करने लगा, कहकर हंसने लगी। आज के लिए इतना ही, बाकी की कहानी अगले पार्ट में। आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं। आप सबको कहानी कैसी लग रही है ये तो बताइए, जिससे हम लोगों को कहानी लिखने में मजा आए। चैप्टर 14, तुम जिंदगी हो मेरी। हाँ तो आलू बॉय है नाउल मम्मा गर्ल है ना, इसलिए आपते किस कलने से आलू के चेक लेड हो थे, आरू ने राध्या की तरफ देखकर कहा। अच्छा तो ये बात है, बट बेबी मम्मा गर्ल तो है, पर वो आपकी मम्मा भी है, तो अब मम्मा के किसी करने से अब आपके गाल लाल नहीं होगे ना, और मम्मी को तो आरू रेड रेड गाल में बहुत क्यूट लग रहा है। राध्या ने ये कहकर आरू के चेहरे पर बहुत सारी किस कर दी और जोर से गले लगा लिया। अव्युक्त दोनों माँ बेटे की मस्ती रूम के डोर के पास खड़े होकर देख रहा था। आरू ने आते वक्त डोर बंद नहीं किया था। अव्युक्त दोनों को डिनर के लिए लेने आया था। राध्या कभी भी उन लोगों के साथ खाना नहीं खाती थी, पर आज उसे पूरा यकीन था कि वो उन लोगों के साथ खाना खाने जरूर आएगी। आखिर वो खुद इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती थी। अच्छा तो दोनों माँ बेटे मिलकर खूब सारी मस्ती कर रहे हैं। और यह क्या आरू, आपका तो पूरा चेहरा लाल लाल हो गया, ऐसा कैसे हो गया बताओ, अव्युक्त ने अंदर आते हुए कहा। इधर आओ डेडा बताता हूँ, मम्मा ने बहुत साली किसी कल के मेले को लाल कर दिया, आरू ने अपनी क्यूट सी आवाज में कहा। अच्छा ऐसा है क्या, तो आप भी बहुत सारी किसी मम्मी को कर दो, वो भी आपकी तरह रेड रेड हो जाएंगी, अव्युक्त ने आरू की तरफ देखकर कहा। हाँ मम्मी को भी लेड लेड कर देता हूँ, ये कहकर आरू ने भी बहुत सारी किस उसकी मम्मा को कर दी, पर राध्या का चेहरा लाल नहीं हुआ। ये देखकर आरू ने अव्युक्त की तरफ देखकर कहा। डेडा, मम्मा तो लेड लेड नहीं हुई, एक काम कलो डेडा, मैं छोटा हूँ इसलिए मम्मा रेड हो नहीं हुई, आप मम्मी को किसी कलो, वो लेड लेड हो जाएगी। अव्युक्त ने ये सुनकर राध्या की तरफ देखा, तो राध्या ने अपनी आंखें झुका ली थी और उसके होठों पर मुस्कान भी थी। आखिर अव्युक्त उसका पति था और उसकी सारी गलतफहमियां भी दूर हो चुकी थी, और उसने अव्युक्त को अपना भी लिया था, और सबसे बड़ी बात वो अव्युक्त से प्यार भी करने लगी थी। तो ये सुनकर उसके होठों पर भी मुस्कान आ गई। जब अव्युक्त ने राध्या को मुस्कुराते देखा तो समझ गया राध्या की हाँ है, इसलिए अव्युक्त ने भी राध्या के गाल पर किस कर दिया। अव्युक्त के किस करते ही राध्या के गाल लाल हो गए। ये देखकर आरू खुश हो गया और ताली बजाकर बोला, देखा डेडा, आपते किसी कलने से मम्मा भी लेड लेड हो गई, ओल मेले से भी ज्यादा लेड हो गई, कहकर हंसने लगा। आरू की बात सुनकर राध्या का चेहरा और ज्यादा लाल हो गया, वो और ज्यादा शर्माने लगी। जब अव्युक्त ने राध्या को ऐसे देखा तो उसने बात बदलते हुए कहा, आरू डेडा आपको और आपकी मम्मा को डिनर के लिए बुलाने यहाँ आए थे और आपके साथ बातों में लग गए। चलो अम्मा, दादू और आपके चाचू हमारा इंतजार कर रहे हैं डिनर के लिए। फिर राध्या की तरफ देखकर कहा। राध्या, तुम नीचे सबके साथ डिनर करोगी या फिर रूम में ही करना चाहती हो? राध्या ने भी अव्युक्त की तरफ देखकर कहा, मैं आप सबके साथ डिनर करूंगी और ब्रेकफास्ट और लंच भी डेली। अव्युक्त ने ये सुनकर कहा, ठीक है, अब से हम सब एक साथ खाना खाएंगे। आरू आप नीचे जाओ, डेडा आपकी मम्मा को लेकर आते हैं। और डेडा, आलू नीचे जा रहा है, आप दोनों भी जल्दी से आओ। ये कहकर आराध्य रूम से बाहर चला गया। अव्युक्त ने राध्या को फिर से गोद में उठाया और चलने लगा। राध्या ने अव्युक्त की तरफ देखकर कहा,
मेरे पैर में ज्यादा चोट नहीं लगी है, आप मुझे नीचे उतार दीजिए, मैं चल सकती हूँ। ज्यादा नहीं लगी पर चोट लगी तो है एंड मुझे तुम्हें गोद में लेकर चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एंजॉय माई सर्विस माई डियर वाइफ। मेरी ऐसी सर्विस सिर्फ मेरी वाइफ और बेटे को मिलती है, नहीं तो अभियुक्त सिंघानिया की एक झलक पाने को भी हर किसी को नहीं मिलती, अभियुक्त ने राध्या से कहा। और मिलनी भी नहीं चाहिए, नहीं तो आपको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अभियुक्त सिंघानिया सिर्फ राध्या अभियुक्त सिंघानिया का है था और रहेगा, समझे आप, राध्या ने अभियुक्त की आंखों में औबस्ट नजरों से देखकर कहा। अभियुक्त को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि राध्या बचपन की तरह उस पर अधिकार जता रही हैं और उसकी आंखों में खुद के लिए प्यार भी देखा जो हमेशा से वो देखना चाहता था, और साथ में खुद के लिए पॉजेसिव होना भी। अभियुक्त सिंघानिया की नज़र हमेशा सिर्फ राध्या पर ही रुकी है और किसी पर ना कभी थी ना होगी माय डियर वाइफ, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी हो, तुमसे ही मेरा सब कुछ है, मेरे बचपन का प्यार हो, तुम हो तो अभियुक्त है और तुम नहीं तो अभियुक्त भी नहीं, अभियुक्त ने राध्या को देखकर कहा। ये सुनकर राध्या की आंखें भर आई, उसने अभियुक्त को देखकर कहा, इतना प्यार करते थे तो क्यों गए मुझे अकेला छोड़कर, कभी मेरी याद नहीं आई, मुझे फोन तक नहीं किया, इंडिया जब लौटकर आए तब भी मिलने नहीं आए, क्यों? मैं आगे अभियुक्त कुछ भी कहता उससे पहले ही उन्हें आरू की आवाज आई। कितनी देर कर दी डेडा, आप दोनों ने, जल्दी से आओ, आलू को भूख लगी है, आरू ने अपने डेडा की तरफ देखकर कहा। आते हैं आरू बेबी, राध्या ने आरू को देखकर कहा, फिर अभियुक्त से कहा, हम बाद में बातें करते हैं, जल्दी से चलिए, सब इंतजार कर रहे हैं हमारा। अभियुक्त और राध्या सबके पास आ गए और सबके पास बैठ गए। चैप्टर 15 पराठे और मलाई कोफ्ता। राध्या और अभियुक्त के बैठते ही राध्या की अम्मा की तरफ देखकर पूछा, आज खाने में क्या बनाया है अम्मा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अम्मा ने जवाब दिया, पालक पनीर की सब्जी, पराठे और मलाई कोफ्ता। राध्या खुश होकर कहा, अरे वाह, मजा आ जाएगा, 2-3 दिन से सो ठीक से खाना ही नहीं खाया, हॉस्पिटल का खाना कैसे पसंद आता है, आज तो मैं मन भर के खाऊंगी, जल्दी से दो ना अम्मा, बहुत भूख लगी है। अम्मा ने राध्या की तरफ देखकर कहा, बेटा ये खाना तो बना है लेकिन आपको इनमें से कुछ भी नहीं मिलेगा, आपके लिए मैंने स्पेशल खिचड़ी बनाया है। राध्या ने अम्मा की तरफ देखकर मुंह फुलाकर कहा, मैं क्यों ये सब नहीं खा सकती, मुझे नहीं खाने खिचड़ी, मुझे खिचड़ी नहीं पसंद, खिचड़ी तो बीमारी वाला खाना है, मैं नहीं खाऊंगी खिचड़ी, और वैसे भी मैं कहाँ बीमार हूँ। अभियुक्त ने राध्या की बात सुनकर तुरंत जवाब दिया, किसने कहा आप बीमार नहीं हो, यह आपकी सर पर, हाथ पर और पैरों में जो चोट लगी है वह क्या है, और तुम आज ही डिस्चार्ज होकर अस्पताल से आई हो, वह भी 2 दिन पहले, तो तुम्हें खिचड़ी ही खानी पड़ेगी, ज्यादा मसालेदार खाना तुम्हारे लिए मना है, समझिए आप मिसेस सिंघानिया। राध्या ने तुरंत अभियुक्त की तरफ देखकर कहा, लेकिन अब तो मैं ठीक हूं और मुझे दर्द भी नहीं हो रहा, तो मैं क्यों खाऊं ऐसे बीमार वाला खाना। ये सुनते अभियुक्त घूर कर राध्या की तरफ देखने लगा, उसके ऐसे घूरने से आराध्या ने जल्दी से कहा, बस थोड़ा सा खाने देना, फिर मैं खिचड़ी खा लूंगी, बस थोड़ा सा। अभियुक्त ने कहा, थोड़ा सा भी तुम्हें ये खाना नहीं मिलेगा, तुम्हें तो खिचड़ी खानी पड़ेगी, वह भी पूरे की पूरी फिनिश करनी होगी, समझी। ये सुनकर राध्या अभियुक्त की तरफ देखा और चिढ़ते हुए कहा, हमेशा आंखें बड़ी बड़ी करके मुझे डराते रहते हो, जब देखो तब डांटे रहते हो, मैं ये खिचड़ी खाऊंगी और आप ये सब। आगे राध्या कुछ भी कहते हुए रुक गए, क्योंकि उसने देखा अभियुक्त खुद भी अपनी प्लेट में खिचड़ी ही ले रहा था। ये देखकर राध्या ने कहा, आप क्यों खिचड़ी खा रहे हो, आप तो ये सब खा सकते हैं। अभियुक्त ने राध्या की तरफ देखकर प्यार से कहा, हाँ मैं ये सब खा सकता हूँ, लेकिन अगर तुम खिचड़ी खा रही हो तो मैं सब मसालेदार खाना कैसे खा सकता हूँ, इसलिए मैं भी यही खाऊंगा जो तुम खा रही हो, और जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती हम दोनों यही खाएंगे, एकदम कम मसालेदार खाना। ये सुनकर राध्या की आंखें नम हो गईं, कितना प्यार करता था अभियुक्त उसे। फिर राध्या ने भी अपने प्लेट में बिना कोई बहस के वही खिचड़ी रख दी और खाने लगी। बाकी सभी अपना डिनर करने लगे। आराध्या ने राध्या की तरह देखकर कहा, मम्मा मैं आपके साथ छोना चाहता हूँ, मैं छो जाओ, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, प्रोमिस। राध्या ने आरू की तरफ देखकर कहा, मम्मी के पास सोने के लिए मम्मा के बेबी को उनकी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल मम्मी के पास सो सकते हो। अभियुक्त आरू और राध्या को मना करने वाला था, पर सबके बीच उसने कुछ नहीं कहा। अम्मा को फिर राध्या की एक बात याद आई जो शाम को वो पूछना चाहती थी। उन्होंने राध्या की तरफ देखकर कहा, बिटिया शाम को तुम कुछ मुझसे पूछना चाहती थी, क्या पूछना चाहती थी? राध्या ने अम्मा की तरफ देखकर कहा, वह अम्मा मैं पूछना चाहती थी कि आप कभी रामू काका का नाम क्यों नहीं लेती, हमेशा इनका, इनको, इनसे कहकर ही बात करती हो।
ये सुनकर अम्मा ने सबकी तरफ देखा, सब लोग उनकी तरफ ही देख रहे थे, और रामू काका भी सवाल सुनकर मुस्कुरा रहे थे। राघव ने भी अपनी माँ की तरह देखकर कहा, हाँ मम्मी, बचपन से लेकर आज तक आप कभी पापा का नाम क्यों नहीं लेते? मैं भी कभी आपको उनका नाम लेते हुए नहीं देखा, ऐसा क्यों? आप तो उन पुराने ख्यालों को नहीं मानती कि पति का नाम नहीं लेते, फिर आप क्यों नाम नहीं लेती? ये बात तो मैं भी जानना चाहता हूँ। अम्मा ने सबकी तरफ देखकर कहा, हाँ ये सच है कि मैं तुम्हारे पापा का नाम नहीं लेती, और यह भी सच है कि मैं उन बातों को नहीं मानती, पर क्या करें, बचपन से लेकर बड़े होने तक मेरी माँ ने भी कभी पापा का नाम नहीं लिया। और शादी की शुरुआत में भी मैं इनका नाम नहीं लेती थी, मुझे शर्म आती थी इसलिए, पर फिर उनको ऐसे ही बुलाने की आदत लग गई, और अब तो उनका नाम कहाँ से लिया जाएगा, आदत हो गई है। और मेरे माँ ने भी एक बार कहा था कि पति का नाम नहीं लेना चाहिए, अपने जीवन साथी का नाम न लेने से उनकी आयु बढ़ती है। ये सब बातें आजकल के बच्चे नहीं मानते, और मैं भी नहीं मानती थी, पर माँ की बात सुनने के बाद और उनको कभी पापा का नाम न लेते देखकर, मैंने भी इनका नाम नहीं लिया। राध्या ने जब ये सुना कि पति का नाम न लेने से उनकी आयु बढ़ती है, तो उसने भी सबकी तरफ देखकर कहा, अब से मैं भी कभी भी अव्युक्त का नाम नहीं लूंगी। ये सुनकर अव्युक्त ने तुरंत राध्या की तरफ देखकर कहा, अम्मा को तो नाम न लेने की आदत हो गई है, इसलिए वह रामू काका का नाम नहीं लेती, और तुम भी क्या इन बातों में विश्वास कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैं भी तो तुम्हारा नाम लेता हूँ, और अगर तुमने मेरा नाम लेना बंद कर दिया तो मैं भी नाम नहीं लूंगा तुम्हारा। मेरी आयु बढ़ेगी तो तुम्हारी भी आयु बढ़नी चाहिए ना। अम्मा ने उन दोनों की तरफ देखकर कहा, मुझे तो आदत हो गई है, इसलिए मैं इनका नाम नहीं लेती, इन सब बातों में तुम दोनों को पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, पहले ये सब मानते थे लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। और नहीं तो क्या भाई, ऐसा कुछ नहीं होता, अगर ऐसा होता तो कोई भी अपनी पत्नी और पति का नाम नहीं लेता, इससे उन लोगों की उम्र और ज्यादा बढ़ जाती, कहकर राघव हंसने लगा। और नहीं तो क्या, मैं भी कितनी बार तुम्हारी अम्मा से कहा है कि मेरा नाम लो, पर वह कभी लेती नहीं, क्योंकि उसकी आदत हो गई है, इसलिए तुम ये सब बातों में मत पड़ो, समझे? रामू काका ने कहा। ठीक है काका और अम्मा, मैं इन बातों में नहीं पड़ूंगी, ये तो बस एक विचार आया और मैंने कह दिया। सारे सवाल जवाब और विचारों को छोड़ो, और डिनर हो गया हो तो रूम में चलो, तुम्हारी मेडिसिन भी लेनी है और मेरे सामने ही लेनी है, तुम तो राध्या से भी ज्यादा नखरे करोगी दवाएं लेने में, अव्युक्त ने राध्या की तरफ देखकर कहा। राध्या ने ये सुनकर अव्युक्त की तरफ देखा और कहा, मैं दवाएं लेने में नखरे नहीं करती, वह तो मुझे दवाएं पसंद नहीं है, इसलिए सिर्फ लेने से मना करती हूँ, और जब देखो तब मुझे सुनाते ही रहते हो, खड़ूस कही के मिस्टर खड़ूस सिंघानिया। अरे जब मैं सच बोलता हूँ इसमें कहाँ से खड़ूस, सच बोलने में भी तुम मुझे खड़ूस कह रही हो, कहाँ से तुम्हें खड़ूस लगता हूँ? अव्युक्त ने राध्या की तरफ देखकर कहा। आप रूड हो, हमेशा खड़ूस की तरह चेहरा लेकर घूमते हो, अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप बाकी सबसे पूछ लो, ये कहकर राध्या ने सबकी तरफ देखा। पहले तो बाकी सब इन दोनों की नोकझोंक देखकर एंजॉय कर रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, पर जब राध्या ने उनको देखकर सवाल पूछा तो वह सब एकदम से चुप हो गए।